नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं BPSC 103 राजनीतिक सिद्धांत, संकल्पनाएं और बहस की। इसमें हमने ऑलरेडी यूनिट 14 तक पढ़ लिया है, जिसका वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आज हम बात करेंगे आपके आखिरी चैप्टर की इकाई 15, जिसका शीर्षक है बहुसंस्कृतिवाद और सहनशीलता। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं कुछ बता दूं। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आपने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं ना। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, क्योंकि कमेंट को पढ़कर कभी कभी मतलब मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं आपको इतने अच्छे से समझा पा रहा हूं। जब भी मैं पढ़ाने के बाद वीडियो को अपलोड करता हूं तो मुझे लगता है कि क्या पता ये वीडियो लोगों को पसंद आएगी या नहीं भी, क्या पता लोग इस वीडियो से कुछ सीख भी पाएंगे या नहीं भी। लेकिन इतने अच्छे अच्छे कमेंट, लोग कहते हैं कि आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, वीडियो देख के मज़ा आ गया सर। कि सर आप तो हमारे लिए हनुमान जी बन के आए हैं सर, आप नहीं होते तो हमारा क्या होता। ठीक है, तो चलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा मतलब कमेंट करने के लिए और मेरा जो उत्साह है उसको बनाए रखने के लिए। आज हम बात करेंगे अपने आगे अध्याय की। तो आपके चैप्टर में जो आपका पहला पॉइंट है वो है संस्कृति और पहचान। देखिए आपका जो टॉपिक का नाम है वो बहुसंस्कृतिवाद। इस पर चर्चा हम बाद में करेंगे, क्योंकि बहुसंस्कृतिवाद अर्थ और अवधारणा बोलकर आपका एक टॉपिक है, तो उसी में हम लोग इसकी बात करेंगे। आई बात समझ में? देखिए संस्कृति और पहचान। संस्कृति का मतलब क्या होता है? संस्कृति का मतलब होता है कि आपका कल्चर, आप क्या करते हैं, आप अपने परंपराओं को कैसे निभाते हैं। आप जो शादी विवाह करते हैं तो उसका एक संस्कार है, उसका एक नियम है। ऐसे तो नहीं है कि किसी के पास गए, ठीक है, माथे पर उसका सिंदूर घसा और घर लेके आ गए, ऐसे तो नहीं होता। ठीक है, हर धर्म में, हर पंथ में, हर समुदाय में शादी विवाह के अलग अलग नियम होते हैं। हर पंथ में, हर धर्म में जो है, हर समुदाय में जब भी किसी की मृत्यु होती है तो उसके अलग संस्कार होते हैं। ये संस्कार आए कहाँ से हैं? ये संस्कार आए हैं आपके धार्मिक पुस्तकों से कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं। अब जो नास्तिक है, ठीक है, उसे कोई ज़रूरत नहीं है संस्कार को अपनाने की। ठीक है, उसके बाद आपकी जो भाषा है वो भी आपकी एक संस्कृति है। संस्कृति क्यों है? क्योंकि उसका विकास हुआ है जीरो से लेके अब तक। अब जो हिंदी पढ़ रहे हैं आ, तो पहले क्या भाषा थी? नहीं, पहले भाषा बिल्कुल नहीं थी। लोग इशारों से बात करते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आधुनिक होते गए, भाषा का विकास होता गया। ठीक है, कोई भी भाषा, आज इंग्लिश भाषा है, आज हम लोग यस को यप बोलते हैं, लिखते ना व्हाट्सएप में यप, YUP यप। ठीक है, उसके बाद तक नया वाला आ गया मोए मोए, अभी चल रहा है बहुत ज़्यादा। तो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है ना, भाषा का डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है। तो अभी लोग यस नहीं बोलते हैं, यप बोलते हैं, खुद को एकदम कूल दिखाने के लिए, आई एम कूल। ठीक है, यप लिख देते हैं। अब भाई बहुत आदमी को यप का मतलब नहीं पता होता है। क्यों? क्योंकि वो जो है वो अपडेट नहीं रहते हैं। तो भाषा का ही विकास होता है। तो भाषा का विकास हुआ मतलब क्या? पहले वो कुछ था नहीं, अब वो कुछ है। तो यही तो है संस्कृति। पहले कुछ नहीं थी, अब बहुत कुछ है। अब आपकी वेशभूषा, आप भारत में अगर बंगाल जाएंगे तो वहाँ की वेशभूषा, वहाँ की भाषा, वहाँ की शैली, उसके बाद वहाँ का खान पान, सब कुछ आपको डिफरेंट मिलेगा। बंगालियों का जो शादी विवाह होता है वो अलग होता है। गुजरात में जाएंगे तो उन लोग के एक अलग नियम है। सबका अपना खुद का अलग अलग क्या संस्कृति है। उसके बाद आपका धार्मिक स्तर की बात करें तो धार्मिक स्तर पर मैं हिंदू हूँ, हमारे यहाँ विवाह का अलग नियम है। हमारे यहाँ किसी के दाह संस्कार का और मरने के बाद जो अंतिम संस्कार होता है उसका अलग नियम है। आप मुसलमान, किसी दोस्त को, मेरे बहुत दोस्त मुसलमान हैं, तो उनके वहाँ शादी के अलग रीति रिवाज है, मृत्यु के बाद उनका जो है अलग रीति रिवाज है। ईसाइयों का अलग है, पारसियों का अलग है, यहूदियों का अलग है। तो यही है संस्कृति। संस्कृति के आधार पर ही तो हम बटे हुए हैं। ठीक है, संस्कृति के आधार पर ही तो हम बटे हुए हैं। कुछ जो ईसाई देश है वहाँ पे अलग संस्कृति है। अब ईसाइयों में भी दो तीन तरीके का जो है वो फ़िरका होता है। मुसलमानों में भी बहुत तरह का फ़िरका होता है, 14-15 टाइप का फ़िरका होता है। हमारे हिंदू में भी बहुत तरह के पंथ हैं, बहुत तरह के समुदाय हैं जो अपने अपने अलग तरीके से, वैष्णव है, गाणपत्य है, शैव संप्रदाय है, अघोरी समाज है। ठीक है, तो अलग अलग संप्रदाय हैं तो वो अलग अलग तरीके से अपने संस्कारों को करते हैं। और संस्कृति और पहचान में संबंध क्या है? संस्कृति ही तो पहचान है। आपकी संस्कृति ही आपकी पहचान है। आप घर में कोई भी भाषा बोलते हैं, मान लीजिए आप बिहार से हैं तो भोजपुरी बोलते होंगे, बंगाल से हैं तो बंगला बोलते होंगे, झारखंड से हैं तो हिंदी बोलते होंगे या फिर संथाली बोलते होंगे, आप खोट्टा बोलते होंगे। ठीक है, गुजरात से हैं तो गुजराती बोलते होंगे, महाराष्ट्र से है तो मराठी बोलते होंगे। तो वही तो आपकी क्या पहचान है।
आपका संस्कार, आप जब भी कहीं जाते हैं ना तो आपके अपने संस्कार को लेकर चलते हैं, संस्कृति को लेकर चलते हैं। आप ऐसी भाषा बोलते हैं, आप ऐसा ड्रेस पहनते हैं, आप ऐसा खान पान जो है वो खाद्य पदार्थ खाते हैं, तो वो क्या है, वो आपकी पहचान है। तो ये हो गया आपका संस्कृति और पहचान। आई बात समझ में? तो उम्मीद है संस्कृति और पहचान आपको समझ में आ गया होगा। जो मैंने कहा उसको लिख देना है, ठीक है। अब बात करेंगे बहुसंस्कृतिवाद का अर्थ और अवधारणा। देखिए, बहुसंस्कृतिवाद का अर्थ क्या है? बहुसंस्कृति यानी बहु माने अनेक और संस्कृति मतलब संस्कृति जो है संस्कार, यानी जहां पर बहुत संस्कृति है। अभी हम भारत की बात करें तो भारत देश में क्या है? बहुसंस्कृति है, यानी बहुत संस्कृति के लोग हैं। मुसलमान है, ईसाई है, हिंदू है, पारसी है, जैन है, बौद्ध है, ठीक है, यहूदी भी कुछ कुछ हैं, और भी दो चार और भी छोटे मोटे धर्म के लोग हैं। इन धर्मों के अंदर भी छोटे छोटे क्या है, पंथ बटे हुए हैं, फिरके बटे हुए हैं। इस्लाम में अलग फिरके हैं, शिया सुन्नी है, बरेलवी है, अहले हदीस है, कलाल है, देवबंद है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हिंदुओं की तो हिंदुओं में भी बहुत सारे संप्रदाय हैं। वैष्णव संप्रदाय है, गानपत्य संप्रदाय है, शैव संप्रदाय है, अघोरी समाज है, ठीक है। उसके बाद गौड़ समाज है। उसके बाद बात करें ईसाइयों की तो वहाँ पे भी कैथोलिक है, वहाँ पे भी प्रोटेस्टेंट है, ठीक है। आई बात समझ में? ये तो हो गया आपके धार्मिक विविधता। अब भाषा की बात करते हैं। अब बंगाल जाएंगे तो बांग्ला भाषा, महाराष्ट्र जाएंगे तो मराठी भाषा, उत्तर प्रदेश जाएंगे तो वहाँ पे लोग हिंदी ही बोलते हैं, ठीक है। आप दिल्ली जाएंगे तो भी वहाँ पे हिंदी बोलते हैं, लेकिन हिंदी में भी वेरिएंट होता है, शुद्ध हिंदी में बात नहीं करते। अरे तेरे को मैं क्या बोलूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे करके बात करते हैं। मुंबई का हिंदी आपने सुना है, एकदम मवाली टाइप का हिंदी है। मवाली टाइप का नहीं बोलते, गुंडे मवाली टाइप का हिंदी। तेरे को बोला ना मैं, ठीक है, आप उनको जाने का रहे इधर, ठीक है, आप उनको खाने का रहे, ठीक है। तो ऐसे बोलते हैं। तो ये क्या है, ये अलग अलग बहुसंस्कृतिवाद है। वहाँ की संस्कृति ऐसी, वहाँ के संस्कार ऐसे, तो लोग ऐसे बात करते हैं। गुजरात जाएंगे तो की करूँ है, ठीक है, हाँ, तो मैं क्या कर रहे हैं आप, तो अलग टाइप का लोग का भाषा है। राजस्थान जाएंगे तो वहाँ भी कुछ लोग हिंदी बोलते हैं, क्षेत्रीय भाषा है, ठीक है। उत्तराखंड जाएंगे तो पहाड़ी भाषा है। तो ये हो गया भाषा की स्थिति, भाषा के आधार पर विविधता। अब बात करते हैं जाति के। तो देखिए, हर धर्म में अलग अलग जाति है, ठीक है। मुसलमान की बात करें तो शेख है, अंसारी है, खान है, पठान है, शेख और भी बहुत सारे हैं। हिंदुओं की बात करें तो ब्राह्मण है, ठीक है। ब्राह्मणों में भी क्या है, तिवारी है, पांडे है, पंडित है, मिश्रा है, चतुर्वेदी है, द्विवेदी है। बंगाली में बात करें तो बहुत सारे कास्ट हैं, दास हैं, दत्ता हैं, बहुत कुछ, बहुत कास्ट हैं। यानी मतलब जाति के आधार पर भी हम बटे हुए हैं। कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, ठीक है, कोई वैश्य है, कोई क्षत्रिय है। तो ये हो गया आपका क्या, बहुसंस्कृतिवाद। यानी अगर आप 10 किलोमीटर भारत में कहीं ट्रेवल करते हैं, यहाँ से वहाँ 10 किलोमीटर का अंतर होता है ना, तो उस 10 किलोमीटर के अंतर में जो है ना, भाषा कुछ ना कुछ तो बदलाव आएगा ही। या तो वेशभूषा में बदलाव आ जाएगा, या तो भाषा बदल जाएगी, या संस्कार बदल जाएंगे, या धर्म बदल जाएंगे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ बदलता है। ये तो भारत को हम लोग कहते हैं कि बहुसंस्कृति, बहुत बृहत या बहुसंस्कृतियों का देश। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ रुख करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका है बहुसंस्कृतिवाद के मॉडल। यानी बहुसंस्कृतिवाद के कितने मॉडल होते हैं, क्या क्या मॉडल होते हैं। देखिए, आइलेट वाचार द्वारा 2 प्रकार के बहुसंस्कृतिवाद प्रस्तुत किए गए। पहला है शक्तिशाली और दुर्बल। शक्तिशाली बहुसंस्कृतिवाद का अर्थ क्या होता है? शक्तिशाली बहुसंस्कृतिवाद का समूह पहचान और समूह के अधिकारों पर केंद्रित है। कोई समूह है, मान लीजिए कोई वर्ग है, ठीक है। अब कोई वर्ग, मान लीजिए कि हिंदू धर्म के अंदर में एक वैष्णव संप्रदाय है, तो एक वैष्णव वो एक अलग समूह है, तो उसकी पहचान और उसके अधिकारों पर केंद्रित है। और ये समूह को अपने सदस्यों के ऊपर अधिकार देता है। यानी जो समूह है उसका उनके सदस्यों के प्रति अधिकार है, वो उनके मेंबर को कुछ भी कर सकता है, ठीक है, कुछ भी बोल सकता है, तो उन पर अधिकार है। इसे कहते हैं शक्तिशाली बहुसंस्कृतिवाद। अब बात करें दुर्बल बहुसंस्कृतिवाद। तो जो दुर्बल बहुसंस्कृतिवाद है वो क्या कहता है कि अंत सामूहिक जटिलताओं, ठीक है, जो उसके अंदर जो अंत समूह के अंदर में जो जटिलताएं हैं, ठीक है, और समायोजन पर केंद्रित है। समायोजन माने उसको ठीक करना, उसको सटीक करना। कोई जटिलता है तो उसको ठीक करना, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब एंड्रयू हैवुड के अनुसार बहुसंस्कृतिवाद के 3 प्रमुख मॉडल हैं। पहला है उदारवादी मॉडल, दूसरा है बहुलवादी मॉडल, और तीसरा है सर्वदेशिक मॉडल। तो जो उदारवादी मॉडल है वो क्या है? देखिए, उदारवाद का मतलब तो हमने पहले पढ़ा है भाई,
ठीक है, आपको पता होगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि उदारवादी का जो उदारवाद जो है वो है क्या। उदारवादी लोग उदार सोच रखते हैं, अपने सोच को लोग क्या ऐसे रखते हैं ना कि अब आप कह सकते हैं कि आप एक उदारवादी है। उदारवादी लोग काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है। वो समाज के सभी नियमों को मानते हैं, वो मानते हैं कि समाज में समानता होनी चाहिए, समाज में भाईचारा होनी चाहिए। वो मानते हैं कि समाज में जो है सभी चीज़ों का बंटवारा समान रूप से होना चाहिए, सबको उनके अधिकार मिलना चाहिए। वो इस बात पर भी जोर देते हैं कि पुरानी परंपराओं जो है उसको तोड़ना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम विकसित कर रहे हैं, हमारा समाज डेवलप कर रहा है, विकास कर रहा है, तो हमें पुराने ख्यालातों को पीछे छोड़ना चाहिए। हमें जितना जल्दी हो सके समाज के अनुसार ढल जाना चाहिए, बदल जाना चाहिए। तो ये सोच है उदारवाद का। तो बहुसंस्कृति, उदारवादी बहुसंस्कृति के बाद देखिए, उदारवादी बहुसंस्कृतिवादी जो लोग होते हैं ना, वो सोचते हैं कि आपके जो संस्कार है वो समय के साथ जो है उसमें बदलाव हो जाना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आज जो है आप 21वीं सदी में आ गए हैं लेकिन वही सोच रखे हुए हैं कि हम धोती पहन के जाएंगे बाजार, ठीक है। आप वही सोच रखे हैं कि महिलाएं जो है वो घूंघट लगाएगी अपने सर के आगे में, अपना फेस नहीं दिखाएगी। तो ये से भी नहीं चलने वाला, क्योंकि हमारा समाज अब ऐसा नहीं रहा ना। अब महिलाएं घर से काम करने निकल रही है, महिलाएं प्लेन चला रही है, महिलाएं क्रिकेट खेल रही है। अभी महिलाओं का जो है इंडिया का और शायद न्यूजीलैंड का ना किसका मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच, टेस्ट मैच, ठीक है। तो अब घूंघट पहन के आप खेल पाएंगे क्या? हाँ, अंतरिक्ष पे जा रही है महिलाएं बड़ा बड़ा डॉक्टर बन रही है, बैंक के CEO बन रही है, बैंक के कॉर्पोरेट सेक्टर बैंक के मालिक बन रहे हैं। तो क्या आप कर पाएंगे? आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो इस सोच से आपको उभरना होगा। उदारवादी बहुसंस्कृतिवाद इस बात पर बल देता है कि आप अपने जीवन में किसी भी चीज़ का चयन कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो भी संस्कृति अच्छी लगे आप उस संस्कृति का चयन कर सकते हैं। आप मान लीजिए आपको हिंदू धर्म अच्छा नहीं लगता, आप बौद्ध बन जाइए, आप जैन बन जाइए, ठीक है। उसके बाद आप जो है वो और भी जो है वैष्णव धर्म को आप अपना लीजिए, ठीक है। आपको वैष्णव संप्रदाय अच्छा नहीं लगता, आप शैव संप्रदाय को मानिए, आप जो है वो गौड़ संप्रदाय को मानिए, आप जो है गणपत्य संप्रदाय, अघोरी संप्रदाय को मानिए आप, ठीक है। यानी आपको छूट देती है कि आप किसी भी संस्कृति को अपना सकते हैं। ये क्या है? उदारवादी बहुसंस्कृतिवाद। चलिए अब आगे हम देखते हैं बहुलवादी बहुसंस्कृतिवाद। अब देखिए बहुलवादी संस्कृतिवाद, बहुलवादी यानी बहुत तरह का संस्कृति है। तो जिस जगह पर बहुत तरह के संस्कृति के लोग होते हैं वहाँ पे अक्सर ऐसा देखा गया कि दंगा होता है, राइट होता है। अब मान लीजिए कि आपका घर है, अब आपके घर में 4 लोग हैं और 4 लोग जो है ना अलग अलग धर्म को मानते हैं। एक हिंदू है, एक मुसलमान है, एक ईसाई है और एक सिख है, ठीक है। तो अब मुसलमानों के लिए जो है पश्चिम दिशा काफ़ी पवित्र है, हिंदुओं के लिए पूरब दिशा पवित्र है, बाकियों के लिए भी है। अब मुसलमान ने जो है वो सजदा कर रहे हैं किसकी तरफ? ठीक है, वो कर रहे हैं पश्चिम की तरफ। अब जो हिंदू है पूरब की तरफ कब्जा कर लिया। अब मान लीजिए सिख कम्युनिटी वाला है, वाला कैसे कोई पश्चिम की तरफ कब्जा करेगा, कैसे कोई पूरब की तरफ कब्जा कर लेगा। अब लग गया मारपीट, ठीक है। तो ऐसा होता है। लेकिन ये जो बहुलवादी बहुसंस्कृतिवाद है ये इस बात को कहता है जियो और जीने दो। तुम भी नमाज पढ़ो, मैं भी पूजा करूंगा, तुम भी अपने सिख धर्मों की ये करो, माने सब कुछ करो लेकिन मिलजुल कर। कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग बहुल हैं, हम लोग आबादी में बहुत अधिक हैं, हमारे यहाँ पे विविधताएं बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ क्या है, बहुत संस्कृति है, एक नहीं है बहुत है। तो हमें ऐसे ही जीना होगा। तो उस चीज़ को समझना होगा आपको कि हमें ऐसे ही जीना है। जब आपको ऐसे ही जीना है तो हम लड़ाई झगड़ा क्यों करें, ठीक है। तो ये कहलाता है बहुलवादी बहुसंस्कृतिवाद। चलिए अब आपका आगे है सार्वदेशिक बहुसंस्कृतिवाद। देखिए सार्वदेशिक बहुसंस्कृतिवाद जो होता है ना, यह बहुसंस्कृति का गुणगान करता है, विविधताओं का गुणगान करता है, उनका बखान करता है। उनका मानना होता है कि हम दूसरे संस्कृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आप एक हिंदू हैं तो आप एक मुसलमान धर्म से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आप एक मुसलमान हैं तो हिंदू धर्म से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आई बात समझ में? यानी यह हर धर्मों का क्या करता है, गुणगान करता है, हर संस्कृति का बखान करता है, उनका सम्मान करता है। तो यह सार्वदेशिक बहुसंस्कृतिवाद। अब आपके सामने जो टॉपिक है वो है लेखन की दूसरी लहर। देखिए लेखन बहुसंस्कृतिवाद पर बहुत कुछ लिखा गया है, ठीक है। जो अभी हम पढ़ रहे हैं इसको भी तो किसी ने लिखा है, तभी तो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो किसी ने लिखा है, कुछ ना कुछ तो लिखा है, तभी हम इतने सारे चीज़ पढ़ रहे हैं बहुसंस्कृतिवाद के इस पे उसको लेकर, ठीक है। तो उसका 2 लहर था, पहला लहर और दूसरा लहर।
पहला पहला जो पहली लहर कहते हैं, जो पहली लहर थी वो क्या था, पहली लहर में कहा गया था कि जो विभिन्न सांस्कृतिक समूह होते हैं, यानी हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तो इनके बीच भेद क्या है, इनके बीच क्या क्या अंतर है, इसमें क्या है, इसमें क्या नहीं है, उसकी चर्चा करता है कौन, पहली लहर। ठीक है। और जो दूसरी लहर होती है वो किस बात की बात करता है, वो बहस की बात करता है, दोनों के बीच में जो भेद है उस पर बहस की बात करता है कि हम पश्चिम की तरफ पूजा करते हैं, तुम पूरब की तरफ क्यों पूजा करते हो, लॉजिक दो, तर्क दो, बताओ क्या रीज़न है। तो बहस की बात करता है कौन, दूसरी लहर। आई बात समझ में। चलिए अब आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है और आखिरी पॉइंट है वो है बहुसंस्कृतिवाद की सीमाएं। बहुसंस्कृतिवाद की सीमाएं यानी क्या उसका लिमिटेशन है, वो कहाँ पे रुक जाती है, उसकी क्या क्या नेगेटिव चीज़ें हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए बहुसंस्कृतिवाद की बहुत सारी कमियां हैं। पहली कमियां तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि एक घर में अगर 4 अलग अलग संस्कृति के लोग रहेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, दिक्कतें आएंगी। ठीक है, वहाँ पे जो है तनाव होगा, टेंशन होगा। उसके बाद जो अमर्त्य सेन थे, अमर्त्य सेन के अनुसार बहुसंस्कृतिवाद एकांतवादी सिद्धांत पर आधारित है। उसका तर्क है कि बहुसंस्कृतिवाद का परिणाम मानवता के लघुरूपण होना है, क्योंकि पहचान का संबंध जो है एक एकल सामाजिक समूह से है। यह हिंसा की संभावना को बढ़ा देता है, क्योंकि लोग अपने स्वयं के समूह को तादात्म्य रखते हैं और कभी कभी दूसरे समूहों के अधिकारों को पहचानने में असफल हो जाते हैं। यानी अगर आप एक हिंदू हैं या मुस्लिम हैं तो आप चाहते हैं कि आपका धर्म ही आगे बढ़े, दूसरा कोई आगे ना बढ़े। आप ये प्रयास करेंगे कि आपका धर्म पूरे दुनिया में फैले और दूसरे का धर्म दुनिया में ना फैले। आई बात समझ में। आप ये सोचते हैं कि पूरे दुनिया जो है आपके धर्म को मान ले और जो है बाकी धर्म जो है वो क्या हो, लुप्त हो जाए। तो एक कुछ कमियां हैं बहुसंस्कृतिवाद की। और इसी के साथ आपका यूनिट 15 होता है खत्म। काफ़ी आसान चैप्टर था, काफ़ी छोटा था। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अभी तक आपके पास मौका है, अगर आपने नोट्स अभी तक परचेज नहीं किया ना तो नोट्स जो है आप एक बार परचेज कर लीजिए। नीचे दिए गए नंबर पर फ़ोन करके आप नोट्स जो है वो ले सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, क्योंकि आज ही लास्ट मौका है और कल आपका एग्ज़ाम है। तो जल्दी से कीजिए, फ़ोन कर लीजिए या मैसेज कर लीजिए व्हाट्सएप पे और इस नोट्स को आप ले लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इग्नू IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। अब बात